आइए सर, let us cover remaining points and finish conduct of audit. अब जो बचे हुए हमारे पास पॉइंट्स हैं, 10 points we have covered. 11 to 18, there is little in it. I will give brief on each of them. Right? आइए सर, let us start. Next is consider, going concern. Now this is SA 570. कहते हैं साहब, the auditor should consider events, conditions that may cast significant doubt on ability of bank to continue as going concern. Or in other words, you can say whether there exists uncertainty, material uncertainty regarding conditions and events casting significant doubt on bank's ability to continue as going concern. So along with number of SA 570 is also applicable here. Next is assess the risk of fraud including money laundering. Means we are talking about SA 240. If you see series of SA, we have to apply here. What is money laundering? I hope all of you are well averse. मनी लॉन्ड्रिंग सर, ऐसे समझिए सर कि आज की डेट में कुछ चुनिंदा, कुछ सिलेक्टेड लोगों ने इन बैंक्स को मनी की लॉन्ड्री बना दिया है, जहां पर ब्लैक मनी को इस सिस्टम से गुजार कर वाइट किया जाता है. जितनी हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी हैं, बाहर की कंट्री से पैसा आता है जो इलीगल होता है, उसका ओरिजिनेशन ही इलीगल है और वो हमारे बैंकिंग चैनल से होकर गुजरते हैं और गलत हाथों में पहुंच जाते हैं. तो अगर आप देखें, आरबीआई ने गए गुजरे समय में बहुत प्रोमिनेंट स्टेप्स लिए हैं इन ऑर्डर टू कर्ब सच प्रैक्टिसेस. जैसे मुझे याद है 2016-17 में KYC मांगा गया, नो योर क्लाइंट, बाय ऑल द बैंक्स. दे डिमांडेड KYC फ्रॉम ऑल देयर बोरोवर्स, कस्टमर्स, लेंडर्स, सबसे डिपॉजिटर्स, सबसे मांगा नो योर क्लाइंट, और विद इंस्ट्रक्शन कि अगर आपने इस डेट तक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अपना KYC नहीं सबमिट किया तो आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस सस्पेंड कर दिए जाएंगे, आपका बैंक ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा. सो इन पास्ट वी हैव विटनेस्ड दैट बैंक हैज टेकन some stringent steps on the advice of RBI to make sure that such money laundering activities do not take place. Now come to fraud. SA 240 clearly suggests that auditor shall identify and assess risk of material misstatement due to fraud and should appropriately respond there. ये ऑडिटर का एक ऑब्जेक्टिव है कि that he should assess the risk of material misstatement resulting from fraud and not only identify and assess, but at the same time he should respond these frauds, and this require professional skepticism throughout the audit. So जब आप ये डिस्कशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं. नेक्स्ट आइए, एसेस स्पेसिफिक रिस्क. अभी मैंने आपसे बताया कि मॉड्यूल में इक्का दुक्का जगह ऐसे लिखा हुआ है जहां पर स्पेसिफिक रिस्क और परवेसिव रिस्क को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट होता है. जब स्पेसिफिक रिस्क की बात आएगी या परवेसिव रिस्क की बात आए, आप सिर्फ इतना लिखें, द ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क
both at financial statements level and assertions level. Right? When assessing risk, the risk at financial statement level is pervasive and potentially affect many assertions. So again, जब हम स्पेसिफिक रिस्क की बात कर रहे हैं, वही बात जाएगी जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कही. ये यहां जो लिखा है उसको टेकअप प्लीज मत करिएगा. आगे आइए. रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज. देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज which bankers outsourced, like tedious return file करना and other things. Revenue audit हो गया, stock audit हो गया. All these activities are outsourced by the bank. Reason is that, number one, they outsource these services because, number one, to reduce their cost and to avail the expertise which is not available with the bank internally. एक्सपर्ट की सर्विसेज मिल जाती हैं एक्सटर्नली और हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है सर. बट आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ रिस्क एंड इट इज एसेंशियल फॉर बैंक टू मैनेज सच रिस्क. क्योंकि जब कोई एक्टिविटी आउटसोर्स की जाती है, अगर वही एक्टिविटी बैंक परफॉर्म करेगा, तो मैंने पहले भी आपको बताया बैंक का फीचर होता है स्ट्रिक्ट विजिलेंस, कंप्लायंसेस. वो एक्टिविटी अगर इंटरनली परफॉर्म हो रही है तो स्ट्रिक्ट विजिलेंस होता है, पर कोई एक्टिविटी, कोई सर्विस आउटसोर्स कर दी गई तो वो विजिलेंस अप्लाई नहीं हो पाता जो बैंक अप्लाई अपने यहां अपने अंदर कर लेती है. और इसलिए इट इज एसेंशियल दैट दे शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल फॉर दोज रिस्क which are associated with outsourcing. Right? Next is responses to the assessed risk. Sir, as auditor, we have to identify and assess risk of material misstatement. But only our job is to identify and assess? No. We have to design and implement our responses to address those identified risks. So केवल identify, केवल assess करना ही नहीं है. We have to adequately respond to those risks. In order to address those risks, we have to respond to those risks as required by SA 330, auditor's responses to assessed risk. That was point number 15. Now come to 16, stress testing. Now this is technical term related with the software. Let us read this portion. Stress testing is a software testing activity. So when we call stress testing, it is a software testing activity that determines the robustness of software by testing beyond the limits of normal operations. In simple words, I can say stress testing is an activity to determine how strong is our software systems. And this is essential because we all know on daily basis number of frauds are taking place by the outsiders. Even though the bank system is so strong, so robust, everything is foolproof. But sir, जो cheaters हैं, जिनको fraud करना होता है, somehow they penetrate into the system. And this is essential कि how strong is our software system, we need to assess this. तो एक बार फिर से पढ़ता हूं. Stress testing is a software testing activity that determines the robustness of software by testing beyond the limits of normal operation. Normal operation से beyond जाकर हम टेस्ट करते हैं. How strong is the software? How foolproof is the software?
Stress testing is particularly important for mission critical software. Mission critical software means what? It may be any component which is very important for any organization, and if it is failed, it has a adverse effect on the organization. तो ये जो आपका मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है, ये कोई भी कंपोनेंट, किसी एंटिटी का, बैंक का कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, और ये इतना अहम कंपोनेंट होता है कि अगर ये फेल कर जाए, इट हैज ए एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ एंटिटी. तो बैंक के केस में तो हम लोग कहते भी हैं कि साहब इनका जो ऑटोमेशन सिस्टम है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, अगर इसमें गड़बड़ी हो जाए देन ह्यूज प्रॉब्लम्स परसिस्ट फॉर द बैंक. और इसलिए हम कहते भी हैं बैंक के जितने ऑपरेशंस होते हैं वो काफी हद तक फूल प्रूफ होते हैं, बट इज यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. देखिए इन्होंने भी कहां से कोट किया है, विकिपीडिया से. आइए सर आगे चलें. बेसल 3 फ्रेमवर्क, ये क्या है? As auditor, we should get understanding of this Basel III framework. That is, there was a committee, Basel Committee on Banking Supervision. This committee has extensively reviewed the regulatory framework of banks. जो regulatory laws, रेगुलेशन जो बैंक पर एप्लीकेबल हैं, उनको एक्सटेंसिवली रिव्यू किया, एंड दे प्रोवाइडेड क्राइटेरिया विच बैंक शुड फॉलो. दे रिकमेंडेड दैट क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय दिस कमिटी शुड बी इंप्लीमेंटेड. अगर आपने एडवांस अकाउंट्स में बैंक ऑडिट पढ़ा है तो वहां पर इस बेसल 3 का कहीं ना कहीं जिक्र जरूर आया होगा. So basically Basel committee was there, which this committee extensively reviewed the regulatory framework of banks and specified some criteria to be followed by bank as recommended by them. So they recommended, this committee has recommended that criteria specified by them should be implemented by the bank. जैसे for example जो मुझे अपनी ओल्ड मेमोरी से याद आ रहा है, क्योंकि 2009-2010 की बात है जितना मुझे याद है, जिन्होंने कहा था, इस कमिटी ने कहा था, द बैंक शुड मेंटेन कैपिटल रेशियो ऑफ 12.9%. टायर 1 एसेट शुड बी परहैप्स 10.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट. टायर 2 एसेट कैपिटल should be 2.5% of risk weighted asset. अभी सर उनकी रिकमेंडेशंस थी कि ये पैरामीटर्स हैं and bank should follow these parameters. So auditor should obtain understanding of all these Basel Accord. इनको Basel Accord भी बोलते हैं कि इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही. Now moving to review of other reports. Now that is the last portion, point number 18. When you go for audit in a bank, there will be number of reports available. For example, prior year auditor's report will be available. If concurrent audit is going on, जहां पर हर महीने ऑडिटर, जितना मुझे याद है, हर महीने की 10 तारीख को कौन करंट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है, कौन करंट ऑडिटर की रिपोर्ट होगी. प्लस इन एडिशन टू दिस बैंक की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट भी होगी, विच इज कंडक्टेड बाय बैंक ऑफिसर्स. इंटरनल ऑडिट भी होता है जो एक अलग टीम बनाकर आते हैं बैंक के ही एम्प्लॉइज ऑफिसर्स, और वो किसी और बैंक में जाकर ऑडिट करते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं. रिजर्व बैंक इंटरनल ऑडिट करता है, ये रिपोर्ट अवेलेबल होगी. बैंक ने लोन दिया है,
लोन के अगेंस्ट में बैंक को सिक्योरिटी मिली है, इन सिक्योरिटी का वेरिफिकेशन, जैसे सर इन पास्ट में आपको बताऊं, देयर वर फ्यू केसेस रिपोर्टेड जहां पर बोरोवर ने प्राइमरी सिक्योरिटी फर्निश करी बैंक को, अपने लैंड के पेपर्स बैंक के पास रखवा दिए। बाद में मालूम पड़ा वो बैंक के पेपर, जो लैंड के पेपर्स थे, वो कलर्ड फोटोकॉपी थी, ओरिजिनल पेपर्स वर स्टिल विद द बोरोवर। सो ये जो बोरोवर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, इनका भी वेरिफिकेशन होता है, मींस देयर इज अ रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, जिसको जरूर एसेस करना चाहिए। सो देयर आर नंबर ऑफ रिपोर्ट्स अवेलेबल विद द बैंक: प्रायर पीरियड ऑडिटर्स रिपोर्ट, concurrent audit report, internal audit report by bank's staff officers, Reserve Bank's internal audit report, and report on verification of security. जब आप इतनी सारी रिपोर्ट्स को रिव्यू करेंगे, obviously all this help in assessing the risk of misstatement. This all help auditor in understanding the bank, its environment, its internal control. ठीक, so I can say this theoretical portion is finished today, or conducting an audit, यानी इनिशियल पार्ट ऑफ ऑडिट, जहां हम ज्यादातर पोर्शन में क्या कर रहे थे, रिस्क असेसमेंट, दैट इज फिनिश्ड. सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल श्योरली टेक अप कि अब हम जब बैंक में जाएंगे तो एडवांसेस का कैसे ऑडिट करेंगे, हम इनकम का कैसे ऑडिट करेंगे, हम एक्सपेंसेस का कैसे ऑडिट करेंगे. ठीक, तो चलिए साहब इतना पढ़िए, नेक्स्ट टर्न में फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी.